बहुत बहुत आपका शुक्रिया। द इनिशिएटिव यू हैव टेकन इट इज ग्रेटली अप्रिशिएटेड और आई एम लकी कि मैं फर्स्ट आपका सम एक्सटेंट स्पीकर हूँ इस ग्रुप का। और ये टुडे माय टॉक इज अबाउट द कोलैबोरेशन ऑफ एकेडेमिया एंड इंडस्ट्री फॉर द इनोवेशन इन पेट्रोलियम इंडस्ट्री। और ये टॉपिक जो है ये जैसे कहते हैं ना टिप ऑफ आइसबर्ग है, इट्स जस्ट स्टार्टिंग पॉइंट है। वी लाइक टू सी हाउ एकेडेमिया कैन प्ले इट्स रोल इन इंडस्ट्री। वी आर नॉट जिसे कहते हैं ना वी आर नॉट अलामास, हम बहुत बड़े कोई अफलातून नहीं है, लेकिन हमारी कोशिश है whatever we have learned and whatever we have understood, we should give this to our young generation so that at least somebody should get benefit from out of that experience. और यही बस हमारा ऑब्जेक्टिव है at the end of the day कि how we can help our people, young students and universities, academia, so that we can bring them into the mainstream. So the outline of my presentation is that what is the creativity and innovation and invention? Academia industry challenges in Pakistan, missing links in Pakistan regarding the academia and industry. Academia and industry thought process kya hai, how they are working in a different world. Triple helix model for the innovation जो बहुत अच्छा एक मॉडल इंट्रोड्यूस होता है 1990 में, उसकी बड़े इम्पैक्ट हुए दुनिया में. Students development, how we are developing students and what we should be doing it. पेट्रोलियम इंडस्ट्री साइकिल क्या है, टीचिंग फिलॉसफी हमारी क्या है, इस वक्त ट्रेडिशनल टीचिंग फिलॉसफी क्या है, हाउ वी कैन बी ए क्रिएटिव और हाउ वी कैन मेक आवर स्टूडेंट्स मोर प्रोडक्टिव एंड इनोवेटिव. रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन पाकिस्तान में उसकी क्या स्टेटस है, हाउ वी आर डूइंग इट. मल्टी एनर्जी रिसोर्सेज को हमें इंट्रोड्यूस करने की जरूरत है, उसकी एक स्लाइड है. In addition to the typical courses we have in particularly in petroleum engineering side, innovation through joint research project, how we can bring innovation through the research project. Exploration challenges, just a slide है मेरी, क्योंकि we are talking about petroleum and energy. So what are those exploration challenges? Just briefly I will tell you. इसमें कुछ लोग ऐसे हैं जो अब ज़्यादा लोग पीसी बिजनेस है, लेकिन मे बी लाइक इक़्तिदार सईद इक़्तिदार साहब वगैरह ये अपस्ट्रीम के डिफरेंट डाउनस्ट्रीम के लोग हैं, उनके लिए पेट्रोलियम इंजीनियरिंग चैलेंजेस कुछ जो मैंने महसूस किया है जो हमें करने चाहिए. अप टिल नाउ वी कुड नॉट मेक इट एंड देन वी विल गिव सम रिकमेंडेशन हाउ वी शुड बी क्रिएटिव, हाउ वी शुड बी इनोवेटिव, हाउ वी कैन क्रिएट दिस क्रिएटिविटी इनोवेशन इन एकेडेमिया. तो जस्ट वो कहते हैं कि व्हाट इज क्रिएटिविटी एंड इन्वेंशन. कहते हैं द टर्म क्रिएटिविटी इज एब्सोल्युटली इनहेरेंट विद इन द ह्यूमन बीइंग. ये इंसान के अंदर अल्लाह ने पैदा कर दी and which is not reproducible, but it can be incubated, which ultimately yields innovation and help to change humankind and society. The ideal role of universities, आज हम जो यूनिवर्सिटी को बहुत ज़्यादा करें, मैं आगे बताऊंगा सारी दुनिया यूनिवर्सिटी के बारे में क्या खूबसूरत ज़हन रखते हैं. Ideal role of university and research center is to provide an atmosphere of nurturing creative mind in such a way that allow them to think in unconventional way to bring forth the latent idea inside. Whatever they have their latent idea, they should be able to bring it out. उसके बाद इसको पूरी दुनिया में देख रहा था डिफरेंट मॉडल यूनिवर्सिटीज के. इस प्रेजेंटेशन का फायदा ये मुझे कुछ सिस्टम पढ़ने का मौका मिला. यूएसए, यूके, चाइना, इंडिया, साउथ कोरिया एंड पाकिस्तान, ये 5-6 मुल्कों का मैंने जस्ट ब्रीफली आई हैव रिव्यूड हाउ दे थिंक अबाउट देयर यूनिवर्सिटीज. आप यकीन जाने कि ये सारी चीजें मैंने कोट की उन्हीं की कि यूनिवर्सिटीज as an introductive partner in our economy, universities as a producer of knowledge that feeds into innovation process. Innovation and knowledge transfer from university to industry is the real transformation of the industry. Universities are seen as the key agents in the country national innovation system. Universities are the places where scholars can be nurtured for the innovation. Universities can play a crucial role in the production and dissemination of new knowledge. University can induce knowledge-driven economy in the country. Universities are required to be center of technological and economical development of the country. Institutions are the only places where workforce can be provided to the country. Academia, industry and governments are three main stakeholders of the university. ये views हैं हम सब लोगों के, और पाकिस्तान का भी इसी तरह की हुआ है कि लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो इस चीज़ को बिल्कुल 10% वेटेज नहीं दी जो ये लिखा हुआ है. और जिन मैंने जब लोगों के सिस्टम पढ़े तो आप यकीन जाने कि जितने कंट्रीज हैं
साउथ कोरिया, चाइना, यूएसए और यूके तो पुराने मुल्क है, उन्होंने काम भी किया हुआ, लेकिन साउथ कोरिया और चाइना ने जो इनोवेशन लाई है वो सिर्फ किसी बेस पे लाई है कि दे ऑलवेज कंसिडर यूनिवर्सिटीज एज द रियल सेंटर, दे आर द रियल पिलर फॉर इनोवेशन प्रोसेस, दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू द बिजनेस एंड मार्केट, जिसकी वजह से उन्होंने इनोवेशन लाया। उसके बाद क्रिएटिविटी, इनोवेशन, इन्वेंशन में फर्क क्या क्या, तो ये क्योंकि मैंने एकेडमिया के लिए भी आप लोगों को पता ही होगा, लेकिन जस्ट कहते हैं क्रिएटिविटी इज द एक्ट ऑफ टर्निंग न्यू एंड इमेजिनेटिव आइडियाज इनटू रियलिटी। और थॉमस एडिसन कह रहे थे, उन्होंने कहा था सक्सेस कोट इज दैट क्रिएटिविटी इज 10% इंस्पायरेशन, 10% इंस्पायरेशन एंड 90% परस्पिरेशन। आपको 90% हार्ड वर्क करके क्रिएटिव होना पड़ता है। Creativity does not come without investing time and energy and to learn things new. Create 10% तो creativity है, लेकिन 90% आपको वर्क से आता है। इनोवेशन क्या है? It is the process of turning new concept into the commercial success. ये हमारा फुकदान है पाकिस्तान में एकेडमिया और इंडस्ट्री का। कमर्शियल सक्सेस के बारे में अनफॉर्चुनेटली बोथ आवर एकेडमिया इज नॉट थिंकिंग टू मच, और आइडियाज विल स्टार्ट फ्लोइंग व्हेन दे आर अलाउड टू। ये बहुत जरूरी है जो हम अपने बच्चों को की जो क्रिएटिविटी हमारी किल होती है, वी नेवर अलाउड देम टू प्रोड्यूस समथिंग न्यू। तो वी हैव टू ट्रस्ट आवर पीपल, वी मस्ट बी सपोर्टिव, डोंट लेट टॉक्सिक पीपल टू विन, क्योंकि सोसाइटी में आपके टॉक्सिक लोग भी होते हैं, अनटॉक्सिक भी होते हैं। तो क्योंकि हमें हमारी अनफॉर्चुनेट पूरी दुनिया में सोसाइटी में कुछ टॉक्सिसिटी की वजह से समटाइम यू कैन नॉट ग्रो, यू कैन नॉट प्रोड्यूस एनी इनोवेटिव आइडियाज। हाउएवर वी हैव टू विन एंड देन मेक ए क्रिएटिव स्पेस, प्लीज क्रिएट क्रिएटिव स्पेस फॉर द स्टूडेंट्स, फॉर द यंग पीपल। एंड व्हाट इज द इन्वेंशन? Invention is basically combination of creativity, innovation is the creation of new idea or concept. Now, what are the challenges we have? कहते हैं कि we both industry in Pakistan, both industry, academia and industry are growing independently, and they are growing because they have to survive. Secondly, अब हमारे पाकिस्तान के हवाले से मैं ज़्यादातर बातें कर रहा हूँ कि हमारी academia industry they are growing and moving the same direction? Unfortunately, not exactly. Sometimes they are not sometimes, but 90% time our academia and industry are moving parallel. And if when they are moving parallel, they are not meeting each other. No parallel forces all moves in parallel. They never cross each other. Or whenever they both industry and academia they cross, they just cross without influencing each other. ये हमारा फुकदान है। We don't feel about the crossing of the industry and academia. They just cross each other without influencing each other. And thirdly, the universities are centers of knowledge for creativity and new solution होना चाहिए। अगर हम बैठ के सोचे where we stand, do we have any urge for innovation? Do we are working for innovation and creativity? आगे हम देखेंगे कि इसका जवाब अनफॉर्चुनेटली नेगेटिव में है। Do we are creating a new solution for the problems? We don't know. Unfortunately, that is missing. Industry का मसला क्या फुकदान है? Industry needs a solution of their problem. Like unfortunately, our industry have a lack of trust on our academia because they are not exposed to the industry. We always industry में हम भी industry के partner, we always trust on outsider. People outside will come and they will help us. Our people are not capable of doing a lot of things, so that is why there is less credibility in academia. They can do good for us. And then another problem है पाकिस्तान की इंडस्ट्री में, पाकिस्तान की इंडस्ट्री में काम करने वालों को कोई रिसर्च इंटरेस्ट भी नहीं है, अनफॉर्चुनेटली, बिकॉज दे हैव नॉट बीन, आवर इंडस्ट्री हैज नॉट बीन ड्रिवन बाय द रिसर्च प्रोडक्ट। हमें एक चीज मिलती है, बाहर से लेके आते हैं, इस्तेमाल करते हैं, खराब होती है, रिपेयर बाहर से करा के जब बाहर भेज देते हैं या नहीं ले जाते हैं। हमें इंडिजिनाइजेशन का अनफॉर्चुनेटली अभी तक कुछ नहीं किया कि हाउ वी कैन डू इंडिजिनाइजेशन प्रोसेस, अपने लोगों को डेवलप करें रिसर्च के लिए, और उसको सोचने की जरूरत है। और ये रिसर्च इंटरेस्ट अनफॉर्चुनेटली हमारी इंडस्ट्री में बहुत थोड़ी है। और ये क्यों नहीं है? इसलिए कि देयर इज नो, एट द एंड ऑफ द डे देयर इज नो कोलैबोरेशन। बिकॉज ऑफ दिस नो कोलैबोरेशन अनफॉर्चुनेटली वी आर नॉट वर्किंग टुगेदर। अब ये एक मिसिंग लिंक्स के हैं। हमारी यूनिवर्सिटीज हैं, दे आर वर्किंग एज एंटिटीज, इंडिपेंडेंट एंटिटीज, एंड अनफॉर्चुनेटली वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग एनी इनोवेशन फ्रॉम द यूनिवर्सिटी।
where there is no involvement of the industry professional in the industry. बड़ी few industries है, कुछ हम लोग जाते हैं या PPL को हमारी पाकिस्तान का वाला देखें, वो लोग NED में पढ़ाते हैं, कुछ यहाँ से लोग हम किसी यूनिवर्सिटी में भेजते रहते हैं, लेकिन एक प्रॉपर सिस्टम नहीं है कि where the universities, the industrial professional should be involved in the industry, in their syllabus, in their course की identification में बहुत कम जगह पे कुछ लोगों ने काम किया हुआ, लेकिन unfortunately that is not, there is no proper way. एक और फुकदान जो यूनिवर्सिटी में एज एंटिटीज, जो वहाँ पे एकेडेमिया है, जो भी कमर जावेद साहब बात कर रहे थे, एकेडेमिया आर नॉट एक्सपोज टू द इंडस्ट्री, अनफॉर्चुनेटली दे हैव बीन एम्प्लॉयड इन द इंडस्ट्री यूनिवर्सिटी, दे ग्रो अप, वहाँ से रिटायर हो गए और इंडस्ट्री की एक्सपोजर नहीं है, जिसकी वजह से उन्हें इंडस्ट्री की प्रैक्टिकल एप्लीकेशन अपने नॉलेज की अंदाजा थोड़ा है। पाकिस्तान की पेट्रोलियम इंडस्ट्री ऑन द अदर हैंड, ये भी एक अजीब फुकदान है कि हमारी पाकिस्तान की पेट्रोलियम इंडस्ट्री अगर बात करें पार्टिकुलर पेट्रोलियम की, दे आर नॉट हंटिंग फॉर द टैलेंट इन द यूनिवर्सिटीज। और हाँ, टैलेंट जब हंट नहीं करेंगे, अब टैलेंट को ग्रो नहीं करेंगे, स्कॉलरशिप नहीं देंगे, इस जमाने में कुछ यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप भी देती थी, इंडस्ट्री देती थी, अब OGDC भी देती थी, मेरे ख्याल में PPL अपने लोगों को MS वगैरह बाहर से कराती है, और यूनिवर्सिटीज़ में अभी हमारी चेयर्स भी हैं, यूनिवर्सिटी PPL ने भी कुछ की थी, एक प्रीमियर ने की थी, और OGDC ने भी चेयर्स के लिए मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी में किया हुआ, लेकिन मैंने एक वन टाइम हमें पैसे दीजिए, लेकिन जैसे कहते हैं टैलेंट हंट के लिए हम बाकायदा जाए, पहले 10 लड़कों को ग्रो करें, 10 लोगों के अच्छा जो अच्छे बच्चे 10 लड़के हैं, इनकी स्कॉलरशिप दें, इनकी ट्रेनिंग कराएं, इनको कोचिंग करें, ताकि हमें फर्स्ट ईयर से लेकर सेकंड फाइनल ईयर तक उन लोगों की इनोवेटिव ट्रेनिंग हो, क्रिएटिविटी हो, ताकि उनको स्कॉलरशिप देने, लोग आपस में कंपटीशन करके दे शुड वर्क हार्ड। उसके बाद उनमें एक बहुत बड़ा जो मसला है, जब तक हमने टीचिंग प्रोग्राम को प्रॉपरली अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक नहीं करेंगे, इंडस्ट्री इनपुट नहीं होगी, डायनामिज्म नहीं आएगा उसमें, उस वक्त तक हमारी प्रोडक्ट ठीक नहीं हो सकते। तो टीचिंग जो सिलेबस है, जो कोर्सेज है, वी मस्ट हैव टू चेंज अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द इंडस्ट्री, वी मस्ट हैव टू इन्वॉल्व आवरसेल्व्स टू द एकेडेमिया टू प्रोवाइड देम विद बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट इज हैपनिंग इन इंडस्ट्री। मैं दो US में था बोर्ड ऑफ स्टडीज में, तो मैं महसूस करता था कि हमने बड़ी कोशिश की कि उनको अंदर, जैसे अर्थ साइंसेज में लॉगिंग का ज्यादा नहीं पढ़ाते, तो हमने कहा भाई लॉगिंग पढ़ानी चाहिए, लॉगिंग नहीं पढ़ाएंगे बच्चों को, जियोलॉजिस्ट को क्या पता होगा कि लॉग के बम्बले एक हमने एक यूनिवर्सिटी में लॉगिंग, बेसिन एवोल्यूशन, सेडिमेंटोलॉजिकल की अंडरस्टैंडिंग यानी एडवांस वो नहीं थी, जिसको उन लोगों ने शामिल किया, तो लोगों को बिकॉज ऑफ द इंडस्ट्री इनपुट। तो अब इंडस्ट्री इनपुट हो और डायनेमिकिज्म ना हो, जब तक टीचिंग प्रोसेस, टीचिंग मटीरियल ठीक नहीं होगा, वी वोंट बी एबल गेट ए गुड प्रोडक्ट। उसके बाद इसको प्रोसेस यूनिवर्सिटी में जाना चाहिए, और अप्रूवल वगैरह जो प्रोसेस है, इनको रेड टेप से, मतलब क्या कहते हैं, रेड टेप को ग्रीन टेप में चेंज करके यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए उन हर 2 साल बाद रिव्यू करें, एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ यूनिवर्सिटी दे शुड चेंज द सिलेबस, अपनी फैकल्टी की ट्रेनिंग कराएं, एंड देन इट शुड गो टू द यूनिवर्सिटी सो दैट वी कैन हैव सम गुड सिलेबस एटलीस्ट। पर इसको डायनामिक प्रोसेस होना चाहिए। अब ये हो गया। हमें अब देखते हैं कि हमारी इंडस्ट्री और यूनिवर्सिटी इस वक्त उनकी थॉट प्रोसेस क्या है, what university feels, what they are doing, and what the industry feels. अब इंडस्ट्री में, एकेडेमिया में इस वक्त ट्रेडिशनल टीचिंग हो रही है, अनफॉर्चुनेटली वेरी लिमिटेड फैसिलिटीज एंड फंड्स हैं, देयर इज नो सोल्यूशन इज वर्किंग फॉर द इंडस्ट्री, कोई इनोवेटिव आइडियाज भी नहीं है, सब अपने काम में लगे हुए हैं और अपने ही जिसे कहते हैं सर्कल में बैठे हुए हैं, और वी आर प्रोड्यूसिंग ग्रेजुएट, वी आर प्रोड्यूसिंग रिसर्च स्कॉलर्स। अब अगर यूनिवर्सिटी से पूछे, इंडस्ट्री को देखें, तो इंडस्ट्री के अपने रेंज ऑफ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, दे नीड ए प्रूवन सॉल्यूशन ऑफ देयर प्रॉब्लम, दे नीड ए लो कॉस्ट एंड एफिशिएंट सॉल्यूशन, और दे हैव टू हैव इकोनॉमिक सर्वाइवल एंड टाइम डिपेंडेंट। ये उनकी है कि हम, क्योंकि उन्होंने अपनी सर्वाइवल करनी है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट करनी है, दे कैन नॉट वेट फॉर किसी काम के लिए कि हमें कुछ 10 दिन के बाद जॉब मिलेगा या 6 दिन के बाद मुझे मिलेगा। अब अगर आप इंडस्ट्री की हालत देखें, तो इंडस्ट्री, अगर आप एकेडेमिया से पूछे डू यू रेडी फॉर दिस, तो इसका जवाब तकरीबन 99% में नो में होगा, क्योंकि हमने देखा है तो क्योंकि हमारी यूनिवर्सिटीज प्रिपेयर नहीं है फॉर दी इंडस्ट्री के लिए। तो ये ट्रिपल हेलिक्स मॉडल जो है, ये 1990 में हेनरी ने और एक डच प्रोफेसर थे, उन्होंने निकाला था। तो ये इतना सक्सेसफुल मॉडल हुआ जिसमें यूनिवर्सिटीज, गवर्नमेंट एंड इंडस्ट्री, तीनों पिलर्स, मेन स्टेक होल्डर्स ने उन्होंने महसूस किया फॉर इनोवेशन एंड फॉर क्रिएटिविटी। और आप देखें कि जितनी भी डेवलप्ड वर्ल्ड है, फ्रॉम UK, USA, यूरोपियन कंट्री,
मैंने महसूस किया कि 1990 के बाद कंट्रीज ने, जिसको कहते हैं नॉलेज इकोनॉमी, जो है 1980 के बाद, और ये 1990 में ये वर्ड्स निकला कि हमने नॉलेज इकोनॉमी करनी है। नॉलेज इकोनॉमी इज बेस्ड ऑन द नॉलेज दे आर गेटिंग इनोवेशन फ्रॉम द यूनिवर्सिटीज। और इस चीज़ को उन्होंने इतना ज़बरदस्त अडॉप्ट किया और उसको अपने एक्ट में ले आए, उनको कानून साजी कर दी कि वी मस्ट हैव टू हैव ए यूनिवर्सिटी, इंडस्ट्री एंड द गवर्नमेंट टू सपोर्ट ईच अदर। गवर्नमेंट की इंडस्ट्री ने न्यू प्रोडक्ट आइडियाज देना होता है, इनोवेशन देनी होती है, और उन इनोवेशन को इंडस्ट्री प्रोडक्ट बनाती है, उन इनोवेशन से इंडस्ट्री मैन्युफैक्चर करती है, दे रन देयर बिजनेस, द इकोनॉमिक्स उनकी बेहतर होती है। और इस मॉडल ने दुनिया में बहुत जबरदस्त किस्म की सक्सेस पाई है, और ये अब एक किस्म का जिसे कहते हैं ना एक लॉ बन गया है कि वी नीड ए ट्रिपल एक्स मॉडल। अब पाकिस्तान में क्या है, गवर्नमेंट कैसे सपोर्ट करती है हमारे इनोवेशन को, ये रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी को। मिनिस्ट्री ऑफ साइंस है, यहाँ पे टेक्नोलॉजी है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड पाकिस्तान साइंस फाउंडेशन एंड HEC, इनके पास कुछ फंडिंग होती है जो रिसर्च प्रोजेक्ट के देते हैं। लेकिन वो फंडिंग अनफॉर्चुनेटली इस तरह नहीं होती है कि आप कोई इनोवेशन करने, वो प्रोजेक्ट लेते हैं छोटे मोटे, आगे बताऊंगा, ओनली लेस देन 0.2% जो है GDP का हम स्पेंड करते हैं। तो बहुत ही जो है ना दिगर गू हालात है पाकिस्तान गवर्नमेंट की तरफ से भी फंडिंग के लिहाज से, क्योंकि गवर्नमेंट के पास अपने मसाइल हैं। तो मैं महसूस करता हूँ कि पाकिस्तान में ट्रिपल एलेक्स मारने चाहिए, हमें सिर्फ डबल एलेक्स मारने चाहिए। मे बी इंडस्ट्री कैन स्पॉन्सर समथिंग सो दैट आवर स्टूडेंट्स कैन ग्रो। अब अगर आप चाइना का, मैं एक मॉडल देख रहा था चाइना ने एक बहुत अच्छा जो काम किया है, जो हमारे प्राइवेट इंडस्ट्रीज को या प्राइवेट जो हमारे बड़े लोग हैं प्राइवेट इंडस्ट्री के ओनर, उनको ये चीज़ें के बावर कराएं। जो कुछ प्राइवेट ओनर्स ने काम किया हुआ है कि उन्होंने यूनिवर्सिटीज़ को ओन किया हुआ है, और वो यूनिवर्सिटीज़ में शेयर है उनका 42%, 62%, 70%, 10%, और उस शेयर से दे क्रिएट इनोवेशन, दे फंड देम, दे रिसर्च देम, और रिसर्च के लिए फंड करते हैं। अब चाइना में बहुत अच्छा उन्होंने 3 कैटेगरीज बनाई हुई है। एक है यूनिवर्सिटी, एंड यूनिवर्सिटी ऐसी है जो सिर्फ टीचिंग करती है एंड ट्रेन करती है पीपल इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। Number 2, another public research institute, they are only busy in research and development activity. And third is the enterprises R&D for production of innovation. This is really a great model, and these 3 category of the universities are working so excellently. I was looking at one of the universities, that university has about more than 500 enterprises. यानी इंटरप्राइजेस की छोटी छोटी कंपनी है जो उनको इंटरप्राइज करती है, उनको मार्केट करती है और उनके इकोनॉमिक बनते हैं। ये बहुत अच्छा मॉडल है। आई डोंट नो हाउ वी कैन डू इट, बट दिस इज वेरी वन ऑफ द बेस्ट मॉडल। अब आप जरा देखिए, जस्ट मैं आपकी अवेयरनेस के लिए भी, कि दुनिया में मैंने ये डेटा देखा कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे सबसे ज्यादा अपनी विद रिस्पेक्ट टू द GDP कौन सा मुल्क खर्च करता है। सबसे ज्यादा GDP के रेशो 4.5% इजराइल इस वक्त अपनी साइंस एंड डेवलपमेंट एंड इनोवेशन पे खर्च कर रहा है, अपनी GDP का 4.5%। दूसरे नंबर पे साउथ कोरिया। साउथ कोरिया में बताऊं कि वो पाकिस्तान के साथ साथ ही इंडिपेंडेंट हुआ था। इट इज वन ऑफ द बेस्ट कंट्री जिसने साइंस एंड टेक्नोलॉजी में इतनी इनोवेशन लाई है कि दुनिया की बेस्ट इकॉनमी बनी। और कोई रिसोर्स नहीं है उनका, लेकिन उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स में इतना नाम पैदा किया है, और उन्होंने भी यही मॉडल अपनाया है। उन्होंने सबसे पहले फोकस प्राइमरी एजुकेशन पे किया, फिर मिडिल पे किया, फिर हाई पे किया, फिर यूनिवर्सिटीज पे इतनी इन्वेस्टमेंट की कि उन्होंने पूरी दुनिया को पीछे छोड़ दिया। आज सेकंड मुल्क जो है वो साउथ कोरिया, वो तकरीबन 4.5% वो भी स्पेंड कर रहे हैं इस पे, साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे। फिर जापान है, फिर यूनाइटेड स्टेट जो है वो 3% करीब कर रहा है, और चाइना जो है वो तकरीबन 2.45% किया, और कनाडा जो है सबसे लास्ट से बड़े मुल्कों में, और पाकिस्तान हमारा मुल्क है। आगे में और देखूंगा कि मुसलमान मुल्क की क्या हालत है। ये 0.2% हम इसको इनोवेशन या साइंस और टेक्नोलॉजी में लगा रहे। अब ये स्लाइड जरा देखें, ये GDP है के रेशो से परसेंटेज है। एक तरफ ऑस्ट्रेलिया आपके लेफ्ट पे, ऑस्ट्रेलिया 1.83% है, और सबसे एंड पे पाकिस्तान है तो 0.2% करते हैं। आप मुसलमान मुल्क जितने हैं, अब जुल्म ये है सिर्फ 3 मुसलमान मुल्क ऐसे हैं, टर्की, मलेशिया एंड यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। इन्होंने 1.04 से 1.45 यानी 1% से ज्यादा GDP का दे स्पेंड ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी।
all the countries, Egypt, Iran, Tunisia, Saudi Arabia, Oman, Indonesia, Pakistan, they are spending less than 1%, 0.75, 0.52, 0.37, और पाकिस्तान 0.2% स्पेंड करता है। अब खुद सोचिए कि हमारी क्या, यानी what we are doing with the science and technology. We are a huge country with 22 करोड़ आवाम को सामने रखते हुए, अपनी यूनिवर्सिटीज को सामने रखते हुए, और हम अपनी साइंस एंड टेक्नोलॉजी की 0.2% लगा रहे हैं। तो where we are heading, how we are expecting that we should be innovation, we should be innovative, we should be creative. और सबसे ज्यादा आप देखिए इजराइल है। उसके बाद अब हम देखते हैं कि हमारा टीचिंग प्रोसेस क्या है, व्हाई वी आर नॉट गेटिंग इनोवेशन। अब टीचिंग जो हमारी है, our students acquire knowledge rather than required knowledge to be used in it. The educational institution emphasize theoretical knowledge which is far away from the expectation of the employers. Excessive emphasis should be on the creativity rather than on memorization. Institution should create a permanent employability in the student rather than seeking permanent employment. ये मैं पढ़ रहा था, एक जैक वेलिश जो है अमेरिकन बिजनेस, उसने बड़ी अच्छी बात की एम्प्लॉयमेंट के लिहाज स्टूडेंट्स का। उसने कहा you can give lifetime employability by training people, by making them adaptable, making them mobile to go to other places, to other things, to do other things, but you cannot guarantee lifetime employment. Therefore, they must learn, unlearn, and relearn regularly. You must make students employability उनके बनाए, ना कि employment. उनके अंदर इतनी innovation डालें, उनके अंदर इतनी ट्रेनिंग डालें कि वो employable बन जाए rather than employment ले। अब क्रिएटिव टीचिंग क्या जरूरत है हमें, वाई वी नीड टू ऑफर स्टूडेंट्स। ये इंडिया का मैं पढ़ रहा था, बेंगलोर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट का एक बहुत खूबसूरत उन्होंने ये निकाला ये लफ्ज, नीड टू ऑफर स्टूडेंट सेंट्रिक एजुकेशन, नॉट फैकल्टी सेंट्रिक एजुकेशन। पाकिस्तान में हम महसूस करते हैं कि वी ऑलवेज से वी नीड अ गुड टीचर, we never realize कि ये कितना good teacher है, students को ये क्या दे रहे हैं, how knowledge he can transfer to the students, how students are getting knowledge from this guy, he is very good, but how much input he is giving to the students. तो उन्होंने महसूस किया कि हमें बहुत जरूरी है कि जब भी हमें फैकल्टी हायर करें, फैकल्टी के बाद we should be a student centric, स्टूडेंट्स की समझ को सोचने की जरूरत है, उसकी evaluation की जरूरत है कि how much he is learning from this learned guy. अगर वो नहीं सोच रहा तो लर्नर गाय को अपना प्रोसेस चेंज करनी चाहिए। तो वी नीड ए स्टूडेंट सेंट्रिक एजुकेशन। सेकेंडली, स्टूडेंट्स नीड ए क्रिएटिव असाइनमेंट फॉर थिंकिंग प्रोसेस, जो हम अनफॉर्चुनेटली नहीं कर रहे। स्टूडेंट्स शुड बी इनकरेज फॉर आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग। क्रिएटिविटी शुड नॉट बी किल्ड बाय द फेलियर ऑफ एक्सपेरिमेंट। पाकिस्तान में एक बड़ा फुकदान है जो हमारी इंडस्ट्री में होता है, जब भी कोई नया काम करे अगर फेल हो जाए आप एक दफा, तो आप कहते हैं खलास, यू आर फिनिश्ड मैन, यू आर वेस्टेड आवर टाइम एंड मनी, you are not allowed to do a next experiment. Please, this will never create a creativity. People can only be creative if they will be doing experimentation. They will be getting failure, but one day they will get success if they got the right methodology. तो ये एक बहुत बड़ा failure का fear जो है ना, हमें भी non creative बना देता है। Provide students practical practice-based learning to try and train methodological competencies. कोलैबोरेटिव थिंकिंग प्रोसेस नीड टू बी इम्प्लीमेंट। बहुत से जो स्कॉलर हैं वो फील करते हैं क्रिएटिविटी कैन ओनली कम थ्रू कोलैबोरेटिव, यानी कलेक्टिव काम करने से लोगों के अंदर क्रिएटिविटी ज्यादा आती है rather than इन आइसोलेशन में किसी आदमी को क्रिएट बनाए। लेट्स पीपल टू थिंक कोलैबोरेटिवली, कलेक्टिवली। उसके बाद लेट्स स्टूडेंट टू थिंक इनोवेटिवली विदाउट बीइंग वरीड ऑफ फेलियर। ये बहुत जरूरी है। और फेलियर के बारे में एक दफा पढ़ रहा था एक स्कॉलर का से, उन्होंने कहा था कि फेलियर डज नॉट मीन अल्लाह हैज अबैंडन यू, फेलियर मीन अल्लाह हैज गिवन यू प्रोबब्ली न्यू वैल्यू टू मूव ऑन। इसलिए फेलियर से खौफ नहीं करें। जब फेलियर से खौफ नहीं होगा तो फिर आपको सक्सेस आपके कदम चूमेगी। प्रोवाइड देम कंड्यूसिव एनवायरनमेंट फॉर देम टू ग्रो। सबसे लास्ट उस टाइम से मुझे बहुत अच्छा लगा है, नेवर ग्रो देम एज ए प्रिजनर ऑफ देयर थॉट्स। अपने उनके थॉट्स का प्रिजनर बनाकर उन्हें ग्रो ना करें। Let them to think openly, out of box thinking, and move on with positive thinking. उसके बाद अब how we should be developing, हमारे यहाँ ये एक फुकदान है ये भी,
बेसिक एजुकेशन जो है ना पूरी दुनिया में एक जैसी है। सारे लोग मैथ पढ़ते हैं, फिजिक्स पढ़ते हैं, केमिस्ट्री, कंप्यूटर, जियोलॉजी, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, कंप्यूटर, सारे जो न्यूटन लॉ है वो पाकिस्तान में भी वो है, इंपीरियल कॉलेज में भी वही पढ़ाए जाते हैं, स्टैनफोर्ड में भी वही पढ़ाए जाते हैं और यूके में पढ़ाए जाते हैं। देयर इज नो चेंज इन बेसिक इंजीनियरिंग, बेसिक सब्जेक्ट्स। लेकिन हमारे पास जो ज्यादती हमारे साथ है वो है एजुकेशनल टूल हम क्या प्रोवाइड करते हैं टू स्टूडेंट्स को। डू वी मेक देम क्रिएटिव और इनोवेटिव? डू वी मेक देम डिपेंडेबिलिटी? कैन वी लर्न देम कि भाई आप डिपेंडेबल हैं, लोग काम कर सकते हैं? प्रैक्टिकल लैब वर्क, इंडस्ट्री ट्रेनिंग, वर्कशॉप, सेमिनार, क्रिएशन ऑफ रिसर्च प्रोजेक्ट एंड प्रेजेंटेशन, ये चीज़ें बहुत लैक करती हैं हमारे यहाँ। उसके बाद जो एडिशनल स्किल है जिनको हमें प्रोड्यूस करना चाहिए स्टूडेंट्स को, उनके इनोवेशन की जरूरी है कि मस्ट बी ए कैरेक्टरफुल, यू मस्ट टीच देम ऑनेस्टी, कैरेक्टरफुलनेस एंड कमिटमेंट। आज हमें ये भी महसूस होता है जब मैं यूनिवर्सिटी में एग्जामिनर जाता हूँ, यूईटी लाहौर में, पेशावर में, कादिर यूनिवर्सिटी में, एबटाबाद में, कामसेट वगैरह में, मैं फील करता हूँ कि लोगों के अंदर इन तीनों चीज़ों की थोड़ी बहुत ही जो है गड़बड़ है। वो ऑनेस्टी को डिसऑनेस्टी कोई बड़ा बुरा नहीं समझते, वो कमिटमेंट कहते हैं जी कोई बात नहीं हो जाता है काम, जी खैर है जी, कमिटमेंट कोई बात ही नहीं है। और कैरेक्टर, कैरेक्टर वो कहते हैं ना, जैसे सारे लोगों को पता है कि इफ you lost the wealth, nothing is lost. If health is lost, something is lost. And if character is lost, everything is lost. तो इन तीनों चीज़ों पे हमें बहुत ज़रूरी है अपने कौम को बनाने के लिए कि must be characterful and honest and committed. And then leadership and confidence. आप सारे लोग जो हैं यहाँ पे एक्सपीरियंस है, मेरी अपनी भी एक्सपीरियंस हुआ मेरी, तो पाकिस्तान के अंदर वर्कर की कमी नहीं है। देयर इज नो डेफिशिएंसी ऑफ वर्कर, देयर इज नो डेफिशिएंसी ऑफ पीपल हु कैन सैक्रिफाइस देयर ब्लड फॉर दिस कंट्री। The only deficiency is the leadership at every level, at institutional level, at departmental level, at country level, at every level, at home level पे भी अगर घर का भी लीडर ठीक ना होगा तो बच्चों की गलती नहीं, वो कभी बच्चे ठीक नहीं, जिनके लीडर ठीक नहीं है। और कॉन्फिडेंस, बहुत से बच्चे आते हैं, मैं बहुत से बच्चों से करता हूँ, हमारे यहाँ फुकदान ये है कि बच्चों को कॉन्फिडेंस बच्चों का ले लिया जाता है। वी मस्ट जनरेट कॉन्फिडेंस इन द स्टूडेंट्स। आप टीचर्स हो और यूनिवर्सिटी हो, स्कूल, कॉलेज में अगर कॉन्फिडेंस किसी बच्चे का नहीं है ना, वट एवर ही इज, ही वोंट बी एबल टू मेक हिज कैरियर। तो कॉन्फिडेंस बढ़ाने की जरूरत है। फिर कम्युनिकेशन एंड बिहेवियर, ये चीज़ें बहुत सिखाने की जरूरत है जो हम हमारी मिस है हमारी इंस्टीट्यूशन में। एंड HSQ नॉलेज। थर्ड फाइनली इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस। मैं आपको एक, और हमारे जितने भी इंस्टीट्यूशन से लोग आते हैं, इवन प्रोफेसर भी इस वक्त है, दे आर नॉट इकोनॉमिकल ओरिएंटेड, दे आर नॉट बिजनेस ओरिएंटेड। यार हमने जो रिसर्च किया है इसको कैसे इकोनॉमिकल में, आपको सच्चा वाकई, पिछले हफ्ते मेरे पास एक आदमी आया प्रोफेसर, बल्कि वो आदमी एमफिल कर चुके हैं, PhD कर रहे हैं कोल पायरालिसिस पे। कहता है कि आई हैव डन माय एमफिल, मैंने कोल पायरालिसिस किया, मैंने ये कैटालिस्ट डाला, मैं ये मिला, मुझे ये मिला। मैंने उसे कहा यार भाई साहब, हैव यू रन एनी इकोनॉमिक्स, जो इनपुट एनर्जी आप यूज कर रहे हैं फॉर पायरालिसिस, ये इट्स इक्वल टू द आउटपुट और इससे कम है? कहते हैं सर जी ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं है, कि मैंने इसमें सोचा ही नहीं कि इसकी इकोनॉमिक्स रन करके देखूं कि कोल पायरालिसिस से जो हमें प्रोडक्ट मिल रहे हैं, C1 मिल रही है, CO मिल रही है, CO2 मिल रही है, नाइट्रोजन मिल रही है, हाइड्रोजन मिल रही है, इसकी क्या वैल्यू। तो मैंने कहा यार तुमने एमफिल भी कर चुके हो एंड यूनिवर्सिटी में अभी वो एक पावर प्लांट में एज ए इंजीनियर भी है। He said I never ever thought and nobody asked me to run economics of this project. तो ये कितना बड़ा फुकदान है कि हमारे रिसर्च ओरिएंटेड लोग रिसर्च कर रहे हैं, but they damn care about the economics. What they are doing is they are doing research for sake of research and for sake of PhD or for sake of MPhil, but not considering the economics and business model for that. तो he has not developed. तो फिर मैंने उसे कहा यार खुदा के लिए हम भी पैरालिसिस शुरू किया है, आप जरा मॉडल रन करें, हमें बताएं क्या होता है। मतलब ये हालत है। उसके बाद ये सीरियस इश्यू हमारे educational tool and a digital skill. We need to create this thing in our institution so we make them a good students or product from the university. अब ये देखें पाकिस्तान में रिसर्च एंड डेवलपमेंट पिछले 2000 से लेकर 2020 तक आपका ये खर्चा है, यानी सबसे ज्यादा जो एक्सपेंडिचर GDP में हुआ था तकरीबन 0.6% हुआ था 2008 में, और अब 2020 में भी 0.2% है आपकी GDP का फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट में। अल्लाह रहम करें। अब कहते हैं कि पाकिस्तान में भी क्या हो रहा है। पाकिस्तान में एक अच्छा काम ये किया है कि HEC ने 2010 में एक स्कीम शुरू की थी जिसका नाम था ORIC, ऑफिस ऑफ द रिसर्च के लिए एक उन्होंने एक ग्रुप बनाया कि जिसका ऑब्जेक्टिव ये था
कि मेन पर्पस बिहाइंड एस्टैब्लिशिंग OREC was to manage intellectual asset from academia and converting them into technology for strengthening industry and giving benefit to the broader society. OREC are expected to intensely perform in key domains like applied research, innovation, and commercialization through collaboration with industry as well as driving entrepreneurship cluster. ये कितनी अच्छी बातें और बड़ा अच्छा एम के साथ. In this context, structure and operation of the ORECs became a critical for their success. लेकिन जुर्म ये हुआ 71 ये उन्होंने हमने बना लिए, जिसका मतलब भी था रिसर्च, इनोवेशन एंड कमर्शलाइजेशन. उसमें ये हुआ कि वो खुद लिखते हुए एक पेपर उसने लिखा, उन्होंने कहा कि there is no coherent national strategy to address the issue of scientific and technological development. अब कुछ उनको डिमांड, कुछ उनको फाइनेंशियल मिली थी, लेकिन लैक ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप की वजह से वो इतने ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो सके. इनर्शिया इन एकेडेमिया इंडस्ट्री, जो इनर्शिया है अनफॉर्चुनेटली हमारी एकेडेमिया अपने आइसोलेशन में बैठी हुई है, इंडस्ट्री अपनी, देयर इज इनर्शिया बिटवीन एंड नोबडी इज टॉकिंग टू ईच अदर, जिसको हमने करना है, ब्रिज करना है. No commercial attitude, ये बहुत बड़ा जुर्म है. No market strategy for research work, lack of research priorities, no formal process of identification of multidisciplinary. ये उनका अपना पेपर था जिससे मैंने लिया. Selection of research without assessment of commercial viability, ये एक बड़ा ज्यादती है. They were selecting the research project without assessment of their commercial viability. उसके बाद अब मैं जस्ट एक ये OREC के हवाले से था जो हमें एक उनसे उनके पेपर से मैंने मिला. उस OREC के जो हेड है, सरप्राइजिंगली मोर देन हाफ ऑफ द OREC हेड्स 52% मेंशन नो इंडस्ट्री एक्सपीरियंस. जितने रिसर्च के लोग बैठे हुए हैं 52% वो 100% एकेडेमिया से, उनमें इंडस्ट्री का कोई आदमी नहीं है. अब आप अगर प्रोफेसर हाई प्रोफेसर है, बहुत लाइक लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, बट इफ यू डू नॉट हैव ए इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस दे वोंट बी एबल टू गेट funding from the industry, they won't be able to address the industrial issue, industrial problem because he is not exposed to. अब 52% लोग जो ऐसे थे जो इंडस्ट्रीज पे, तो आप OREC कैसे सक्सेसफुल हो? अनफॉर्चुनेटली कुछ ज्यादा सक्सेसफुल ना हो सका. अब वर्क फ्लो जो है हम कहते हैं कैसे होना चाहिए अगर हम करें, तो सबसे जरूरत यह है कि हम पाकिस्तान की पेट्रोलियम इंडस्ट्री नीड टू इन्वेस्ट इन द एकेडेमिया. उसके बाद फिर इंडस्ट्री इनपुट बहुत जरूरी चाहिए टू डेवलपमेंट ऑफ टीचिंग प्रोग्राम, जिससे आप इनोवेशन थिंकिंग करें, इंडस्ट्री प्रोफेशनल इन्वॉल्व हो, इंडस्ट्री एकेडेमिया को इंडस्ट्री में जैसे कहते हैं ट्रेनिंग फॉर द ट्रेनर्स, ये प्रोग्राम बनाना चाहिए ताकि ये लोग जो है इंडस्ट्री के मसाइल हल करो. आज तक मुझे अफसोस है, मेरी बड़ी कोशिश थी कि हम UET से लोगों को बुलाएं, नोबडी केम टू अस कि भाई ये इंडस्ट्री की क्या प्रॉब्लम है. आज तक कोई मेरे पास नहीं आया, ना मुझे यकीन है किसी और के पास भी नहीं आया होगा कि यार अब क्या इसमें ताकि हम उनको एड्रेस करें, अपने प्रोजेक्ट बनाए. कुछ नहीं आया, सिर्फ स्टूडेंट भेज देते हैं और उनकी MPhil PhD के डेटा रहते हैं. अब जॉइंट रिसर्च प्रोजेक्ट किया जा सकता है जो इनोवेशन है. मैं ये महसूस करता हूँ कि वी कैन डू द जॉइंट रिसर्च प्रोजेक्ट थ्रू इनोवेशन. जॉइंट प्रोजेक्ट के लिए बहुत जरूरी है कि हमारी एकेडेमिया शुड आइडेंटिफाई ए रिसर्च एरिया वेयर दे कैन ऐड द वैल्यू, दे शुड कम टू द इंडस्ट्री एंड देन मेथोडोलॉजी एंड प्रोजेक्ट टाइमलाइन के साथ उनसे बात करें. फिर ऑब्जेक्टिव टू बिल्ड ट्रस्ट इन द पार्टनर. और फिर यूनिवर्सिटी को क्या चाहिए जॉइंट के लिए कि दे शुड रिव्यू ऑफ योर रिसोर्सेज, उन्हें अपने रिसोर्सेज रिव्यू करने चाहिए, टेक्निकल एबिलिटी बनानी चाहिए, टूल उनके पास है या नहीं, मेक ए टीम एंड कमिटमेंट. अब ये चीज़ें दोनों हो तो इंडस्ट्री को अगर ये बावर करा दिया जाए कि यस यूनिवर्सिटी हैज ए सोल्यूशन, दे कैन प्रोवाइड यू ए चीपर और कॉस्ट इफेक्टिव सोल्यूशन टू योर प्रॉब्लम. इंडस्ट्रीज आर हियर टू स्पॉन्सर यू, बट अनफॉर्चुनेटली ये दोनों चीज़ें नहीं, जिसको हमें ब्रिज करना है. इसलिए मैं कहता हूं कि जो इंडस्ट्री यूनिवर्सिटी पाकिस्तान में ट्रिपल हेलिक्स मॉडल नहीं चलेगा. पाकिस्तान में चलेगा तो डबल हेलिक्स मॉडल का, इंडस्ट्री एंड एकेडेमिया. गवर्नमेंट अगर देती है तो ठीक है, अदरवाइज उसके चांसेस कम लगते हैं हमें गवर्नमेंट को रिसर्च में इन्वॉल्व करने के लिए. तो ये किसी भी इनोवेशन प्रोसेस के लिए जो स्टूडेंट्स के लिए मैंने कहा है कि कोई भी रिसर्च स्टूडेंट्स, ये एक जनरल प्रिंसिपल है कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ नीड ऑफ द इंडस्ट्री होनी चाहिए, डेटा कलेक्शन है, फिर उसमें इश्यूज क्या है, मेथोडोलॉजी, प्लान एंड इम्प्लीमेंटेशन. अभी जस्ट हम ये इनोवेशन की बात खत्म होने के बाद ये पेट्रोलियम इंडस्ट्री को हम कर रहे हैं, तो ये पाकिस्तान के एकेडेमिया के लिए भी ये मैं दे रहा था. इसमें ये बताना चाहता हूँ कि इस वक्त भी पाकिस्तान में 74% जो एनर्जी है, आपकी एनर्जी मिक्स जो है, दैट इज कमिंग फ्रॉम ऑयल एंड गैस. तो ये जो लोगों का ख्याल था जी ऑयल एंड गैस 2030 में खत्म हो जाएगा, 2050 में खत्म हो जाएगा,
मेरी प्रेडिक्शन के मुताबिक 100 ईयर तक ये ऑयल एंड गैस विल नेवर गो अवे फ्रॉम अस। पाकिस्तान में तो 100 ईयर तक जब कभी नहीं जाएगा, इसलिए कि देयर इज नो आर्ट, इट हैज बीन प्रूव्ड नाउ all these complications in the world. The oil and gas is the only reliable resources, only the reliable energy resources available to the humankind, and they are working in. And at the moment, we have a lot of things to work for the oil and gas exploration and things like that. So हमारे पास यूनिवर्सिटीज के लिए, इंडस्ट्री के लिए, पाकिस्तान के लड़कों के लिए there is a lot of good scope in oil industry अगर हम ऑयल इंडस्ट्री को एक्सपेंड करें and if we make them successful. अब देखिए एक्सप्लोरेशन चैलेंजेस क्या है पाकिस्तान में। पाकिस्तान में सिर्फ 2 एरियाज ऐसे हैं जो जियोलॉजिस्ट हमारे कोलीग हैं वो जानते होंगे। ओनली कोहाट पठवार जो सबसे नॉर्थ में, ये प्रोड्यूसर एक्टिव है इस वक्त, और सिंध एक्टिव है। पंजाब का पूरा, पंजाब प्लेटफॉर्म, पंजाब का पूरा एरिया स्टिल नॉट एक्टिव, टू मच नहीं है। पठवार के अलावा पूरा बलूचिस्तान बेसन कंप्लीटली इनएक्टिव है, उसमें अभी तक कुछ नहीं निकल सका। और ये जो मिथ है बलूचिस्तान जो है ऑयल एंड गैस का, हो सकता है अल्लाह करे भरा हुआ, लेकिन अभी तक उसकी लेवल अब भरा हुआ नजर नहीं आ रहा। जो ये पीको विको सुई है, ये जियोलॉजिस्ट को पता है ये इंडस बेसन कैसा है। तो ये ओनली 2 एरियाज है। अब मजीद एरिया सिर्फ ऑफशोर हमारा जो है लो एक्टिविटी है, बलूचिस्तान ऑफशोर एंड पंजाब, जिस पे हमने मजीद काम करना है। एंड वी हैव टू फाइंड आउट न्यू प्लेस जिससे हम प्रोडक्शन कर सकते हैं, एक्सप्लोरेशन कर सकते हैं। अब ये कि पेट्रोलियम साइकिल है, और लड़कों के लिए मैंने कहा था कि एक्सप्लोरेशन होती है, अप्रेजल है, डेवलपमेंट, प्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट, और ये सारे इंजीनियर इसमें इन्वॉल्व होते हैं। अब पेट्रोलियम इंजीनियरिंग चैलेंजेस पाकिस्तान में क्या है? सबसे पहले बड़ा चैलेंज ये है कि इस वक्त तक हमारे जो कन्वेंशनल रिजर्वायर्स हैं जो डेवलप्ड हैं, अभी तक पाकिस्तान के किसी भी इंस्टीट्यूट में देयर इज नो एक्सपर्टीज ऑफ रिजर्वायर सिमुलेशन स्टडी इन एनी ऑफ आवर इंस्टीट्यूट। डेवलपमेंट ऑफ शेल एंड टाइट गैस तो और बड़ी बात है, उसके लिए हमने शेल गैस रिजर्वायर कैरेक्टराइजेशन एज इंस्टीट्यूट की बात करता हूँ। इंडिविजुअल जो हमारे लोग कोलीग हैं, चलम बर्जर, अली बट्टर, वेदरफोर्ड में, they are all the good petrophysicists, they know the shale gas reservoir characterization. But if you are talking about institute and innovation and creativity, it is not there. Reservoir simulation है, well design है, horizontal multilateral wells है, trackability है, और जो mechanics है। तीसरा enhanced salt recovery में जो हमारी issues हैं, reservoir simulation भी है, design execution है, no lab for concept है। अभी तक हमारे पास कोई भी लैब ऐसी नहीं है जिसमें हम EOR को टेस्ट कर सके, कोई भी लैब ऐसी नहीं है जिसमें हम स्पेशल को एनालिसिस कर सके। एंड देयर इज नो एक्सपर्टीज ऑफ स्केल है, हमारे इंडिविजुअल लोग हैं, बट एज ए कंट्री लेवल पे वी डोंट हैव एनीथिंग टू एड्रेस ऑल दीस थिंग, वी हैव टू सेंड दीस थिंग आउटसाइड। अब ये है कि मैं ये कह रहा था कि हमारे इंस्टीट्यूट के अंदर जो पेट्रोलियम इंजीनियरिंग अर्थ साइंसेज वाले हैं, उनको मल्टी सोर्स एनर्जी इंट्रोड्यूस करानी चाहिए, जिसमें जियो थर्मल है, जिसमें फॉसिल फ्यूल तो है ही है, सोलर है, विंड है, हाइडल है, जियो थर्मल है, कोल पायलट्स है। इन चीज़ों को इंट्रोड्यूस कराना चाहिए ताकि आइंदा रिन्यूएबल एनर्जी का भी टाइम आ रहा है, तो वी आवर स्टूडेंट्स मस्ट बी इक्विप्ड विद दीज एनर्जी रिसोर्सेज, दे मस्ट हैव नॉलेज अबाउट दीज थिंग्स, सो व्हेनेवर दे आर कमिंग आउट ऑफ द यूनिवर्सिटी दे विल हैव मोर चांसेस ऑफ जॉब्स एनीवेयर। So it is a more knowledgeable, more employability है, and management of these energy resources हम effectively कर सकेंगे। And this is very important. They should be introducing these subjects so that they will have more chance and more job chances and better workspace. They can have it internationally and nationally. अब जॉइंट रिसर्च प्रोजेक्ट के चैलेंजेस पाकिस्तान में क्या हैं, जो हमने पीछे जिक्र किया था, उसमें यह है कि हमारे पास कोलैबोरेशन विद एकेडमिया इंडस्ट्री इज टू वीक, which we have to make them strong. Insignificant industry support to the basic research. No funding channel is available from the industry. No sponsor training and talent hunting by providing scholarship. What we should be doing now? Need to know the prevailing issue in the industry. जो academia को चाहिए, they should come up to the industry to find out the problem. Continuing interaction with the industry for research collaboration, which is very poor. Academia can only grow by adopting the right methodology. अब UK ने ये नीचे UK introduced this program very nicely. उन्होंने कहा कि स्मार्ट प्रोग्राम बनाना चाहिए एकेडमिया को, जिसमें सिंपल टर्म्स एंड कंडीशन अंडरस्टैंडेबल टू बोथ, M is measurable outcome, applicable outcome, reliable research results and time bound project. Smart के नाम से our academia should work in a smart way so that they can bring some innovation. अब मैं अभी जो हमारी drive for innovation है, how we can have a drive for innovation for our academia. सबसे पहले ये फाइनल स्लाइड है मेरे ख्याल में, universities should be entrepreneurial university rather than generic academic and research universities. They must be entrepreneurial होने चाहिए, they must be open to the business
they must run their economics for this project. Entrepreneurial universities are keen to find a commercial solution in the form of innovation through intellectual property. Key drivers of innovation at universities are somehow abstract and innovativeness. थर्ड है हाई स्टूडेंट टू फैकल्टी रेशियो जरूरी है. जितने स्टूडेंट्स ज़्यादा होंगे तो चांसेस पब्लिक है उनमें ज़्यादा एक्टिविटी होगी, ज़्यादा लोग आएंगे ताकि वो इनोवेशन काम कर सकें. कमर्शलाइजेशन ऑफ इनोवेशन बड़ा जरूरी है, विच इज इन एकेडमिक्स वेरी मिसिंग है. दैट स्टिमुलेट्स द यूनिवर्सिटी अथॉरिटी एंड पॉलिसी मेकर्स टू पुट एफर्ट्स on shaping creative ecosystem at university. Privately funded universities are much more curious about innovation than publicly funded university for their economic survival. ये दुनिया में तो ठीक है, लेकिन पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली हमारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज मुख्तलिफ इकनॉमिक्स मॉडल पे काम करते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली रिसर्च के लिए नहीं है. हमें इंटीग्रेटेड एफर्ट्स फ्रॉम ऑल स्टेक होल्डर्स इंक्लूडिंग जीओपी, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, इंडस्ट्री, सोशल साइंटिस्ट, स्टूडेंट्स, पेरेंट्स, सबको integrated effort चाहिए to bring innovation in our academia. इस ख्याल में आप effective collaboration between industry and university will be critical. Industry must also make a sustainable efforts in supporting research into particular problems and findings. की किसी को बंद कर दो, ये किसी भाई बच्चा किसी को मैं खेल रहा है. Anyway, academic intervention in solving industry problem laboratory utilized by industries. अब आखिर में कोई चीजें जो मैं क्या तो कर से एक और चीज जो उन्होंने यूके में इंट्रोड्यूस कराई थी पाकिस्तान में. एक तो हमें इंडस्ट्रीज वालों को, इंडस्ट्री लैक द वैल्यू ऑफ रिसर्च एंड दे ट्रस्ट एंड दे हैव नो ट्रस्ट ऑन द एकेडमिक. इस ट्रस्ट को हमने बिल्ड करना है एंड वी मेक देम अवेयर कि यस रिसर्च इज इंपॉर्टेंट फॉर यू एंड फॉर एकेडमिया टू बी इन्वॉल्व. इंडस्ट्री सपोर्ट एंड बेसिक रिसर्च फॉर नॉलेज क्रिएशन फॉर पीएचडी इज वेरी इंपॉर्टेंट. फैकल्टी मेंबर अटैचमेंट विद इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्री इन्वॉल्वमेंट, करिकुलम डेवलपमेंट. उसके बाद जो नीचे कॉन्स्टिट्यूशन में ये जो रेड लाइन में एंड पे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एकेडमिक एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट टीम टू जनरेट यूजफुल रिसर्च रिजल्ट्स. मेरे ख्याल में हमें इस पे काम करना चाहिए. हमें एकेडमिया और इंडस्ट्री के कुछ लोगों को मिला के एक टीम बनानी चाहिए ताकि वो ब्रिज का काम भी करे और रिसर्च के एरियाज को भी आइडेंटिफाई करे, सो दैट एटलीस्ट they will be interacting with each other in this way. Maybe it will help us to bridge this gap. Knowledge transfer, partnership with the industry बहुत जरूरी है. Frequent visit of faculty to the industry for understanding their problems, market of your expertise to the industry, ये बहुत जरूरी है. उसके बाद ये आखिरी में स्टूडेंट्स की लिखा था, लेकिन हम सब के लोगों के लिए है कि व्हाट इज हमारा माइंडसेट भी बड़ा मसला है. एक है ग्रोथ माइंडसेट, एक है फिक्स माइंडसेट. ये सब नजर है, फिक्स मुझे नजर नहीं आ रहा, थोड़ा ना. अब लेफ्ट पे है ग्रोथ माइंडसेट एंड राइट पे है आपका फिक्स माइंडसेट. अब हमारे यहाँ जो मसाइल है ये दोनों माइंडसेट के हैं. अगर आप फिक्स माइंडसेट की बात करते हैं, फिक्स माइंडसेट के अंदर ये मसला है जो हमारा जो हमें हमेशा इनोवेशन से रोकता है. अगर फिक्स माइंडसेट फेलियर हो जाए, फेलियर इज द लिमिट ऑफ माय एबिलिटीज. एवरीबॉडी हु हैज अ फिक्स माइंडसेट दे ऑलवेज थिंक माय फेलियर इज द लिमिट ऑफ माय एबिलिटी, आई कांट डू एनीथिंग, खलास आई एम फिनिश्ड. फिर लेकिन ग्रोथ माइंड्स वाला कहते हैं नो, फेलियर इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर मी टू ग्रो. फिक्स माइंडसेट कहते हैं आई एम आइदर गुड एट और आई एम नॉट. और ग्रोथ माइंडसेट कहते हैं आई कैन लर्न टू डू एनीथिंग आई वांट. कितनी अच्छी पोजीशन है ग्रोथ माइंडसेट की. फिक्स माइंडसेट जो है ना, इससे हमें निकलने की जरूरत है, अपने बच्चों को भी निकालने की जरूरत है. तो फिक्स माइंडसेट कहते हैं आई डोंट लाइक टू बी चैलेंज्ड, और ग्रोथ माइंडसेट कहते हैं चैलेंज हेल्प मी टू ग्रो. So he always be ready to get the challenge, whereas the fixed mindset said, I'm not challengeable, I'm a perfect, and that's it. No one can challenge me. Jealousy by the others. वो हमेशा लोगों से jealous कहता है, मुझसे फलां आदमी आगे चला गया, मुझसे फलां चला गया. He never wanted to compete. So I'm inspired by the success of others. जो growth mindset है, वो कहते हैं I'm inspired by the success of others. मैं अपने दोस्तों की कामयाबी से खुश होता हूँ. और जो fixed mindset है, वो अपने दोस्तों, अपने कुलीग की कामयाबियों से जेलिस भी कहता है कि उन्हें क्या हो गया, मुझे क्यों नहीं आया. आई स्टिक विद द ओल्ड मेथड्स, व्हेयरएज ग्रोथ माइंड सकते आई लाइक टू ट्राई न्यू थिंग्स. तो ये माइंडसेट को चेंज करने की जरूरत है हमें, अपने भी, अपने बच्चों में भी, एकेडमिया में भी, इंडस्ट्री में भी, सो दैट वी कैन ग्रो कलेक्टिवली. आई थिंक थैंक यू वेरी मच. आई हैव फिनिश्ड नाउ. थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग एंड गिविंग मी लॉट ऑफ टाइम. प्रॉब्ली 40 मिनट्स हो गए. थैंक यू वेरी मच.
Ji, Dr. Jadun, I'm Iqtidar Saeed. Can I come in? Ji, please. Comment? Ji, Please. first of all, I think please accept my sincere appreciation, and it was excellent talk. I am a person who has served more than 40 years in industry, and one of the top industries I worked for Exxon and then for fertilizer, and I admit that both the worlds, the academia and the industry, despite doing excellence, at least for industry, are living in isolation. And I, for one, would immediately laud and accept the need of the academia and industry working together. I'll give you an example. There is no desire to operate such, but somehow or the other, the industry is too busy in their own work, attaining excellence performance, and academia too. I think there should be some channel, as you are suggesting in your last slides, some forum in which they can interact with each other. For example, if in the industry board of governors, some elite of process industry, the working hands people can be involved. I'll give you a small example. While I was working in FFC on coal gasification project, we opted to interact with NUST Islamabad, and Dr. Bilal was coordinating with us. I'll be brief. And during that interaction, I realized that really the students were excited about learning coal gasification, and he worked hand in hand and he sponsored some equipment as well. And that made me realize that had we been working together in synergy, it would be better. So if we could create in Pakistan some forum in which either on the board of governors or some committees in which regular interaction of the industry as well as academia takes place. Very good जी. Thank you जी. अगदार साहिब बहुत शुक्रिया. Thank you very much. आपने सारे से रिक्वेस्ट है कि to be brief and ताकि सारे लोगों को मौका मिल सके. Anybody else, please? Thank you, Dr. Yeah, I'm Muhammad Safdar, working functional manager, principal petrophysicist for last 35 years. That's an outstanding talk, and I appreciate, as always, you have very thought-provoking discussion on this topic. So actually, my question and comment was already discussed by in the previous by Kilasha, and just would like to emphasize again the collaboration between industry and academia. And I think if such a committee, advisory committee could be formed, we should come forward and make some working paper, what type of recommendation we gave. And that bridge basically, is started at a higher level. So where different topic can be proposed. So we see some progress in the future. I think at least in our scope of industry where petroleum engineering earth sciences, we should come forward and work on this front. Thank you very much. Thank you. Thank you. Great. Okay, this is Asghar Sajjad. Perhaps you have heard of my name. I was the first head of department of University of Houston. University of Lahore Petroleum Engineering. I'm from the second batch of Petroleum Engineering. Very good. Very nice. I have worked in oil industry in Pakistan. I was I was the Mari field manager in Darki, and I have been living in Houston now for the last 33 years. Now, a lot of my colleagues and a lot of my students, when I was the head of department, have retired, and they are all over the world. They are living in Pakistan. They are living in Canada, in America, and in Middle East. So we have formed a group of all the retired petroleum engineers who have worked in the industry for 35, 40 years. Everybody is living in different part of the world. And that group is ready to give courses in all kind of areas which you are discussing. We are talking about drilling, production, reservoir, secondary recovery and everything, And we have a lot of courses, almost like 20, 25 courses right now available, which we can give it to the industry and to the students and the people who are working in the industry, So I would be very glad to coordinate with the organization you are running here, or you are suggesting the committees, whatever. You can involve me in that, and we can do something to educate the industry, to solve the problems of the industry, to educate the people and the students also.
Very good. Thank you very much, Dasab. I think this is the real way of contributing to the Pakistan uplift of the academia. A person like you having a good experience from academia and industry. So really great. We will be contacting you, inshallah. And let's see what we can do. Very good. Thank you very much. अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम खान अरशद है। मैं एक्सप्लोरेशन प्रोजेक्ट मैनेजर हूँ ENI पाकिस्तान में। डॉक्टर जिदुन, आप तो माशाल्लाह हमेशा से एक इंस्पिरेशनल पर्सनालिटी रहे हैं। आपकी जो कंड्यूसिव थिंकिंग है, आपकी जो अप्रोच है, लाइक वी हैव ऑलवेज लर्न फ्रॉम यू एंड स्टिल डू। अल्लाह आपको खुश रखे। बहुत अच्छी टॉक, बहुत अच्छी आपकी स्पीच थी। बहुत बेसिक सी चीज़ों की हमें ज़रूरत होती है। मैं लाइक बहुत सारे पॉइंट जो आपने किए सारे के सारे वैलिड हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमारी ख्वाहिश है, जिन्हें शायद हमें पूरा करने में बहुत अरसा लगे, लेकिन कुछ फास्ट ट्रैक प्रोसेस हो सकते हैं जो हम इनिशिएट करते हैं, विच इज़ आवर इंडस्ट्री एंड एकेडेमिया रिलेशनशिप। सबसे पहली चीज़, हमें एक फास्ट ट्रैक प्रोसेस चाहिए कि जी हम एक करिकुलम बना सकें रिस्पेक्टिव फील्ड्स में। मैं क्योंकि जियो साइंटिस्ट हूँ, मेरे प्रिंसिपल जियोलॉजी जियो फिजिक्स हैं। इसी तरीके से इंजीनियरिंग है और जो दीगर शोबा जाते हैं हमारी इंडस्ट्री के, हम रिस्पेक्टिव फील्ड्स में अपनी एक कोलैबोरेटिव फोर्स बना दें, टास्क फोर्स बना दें जो यूनिवर्सिटी से राब्ता करे। और इसके अंदर एक चीज जो मैंने नोट की, एक छोटी सी मिसाल देता हूँ कि जब हम इंटरव्यू करते हैं ना बच्चों के, जो नए बच्चे आ रहे होते हैं इंडस्ट्री में, हम उनसे सवालात करते हैं, ऐसे सवालात करते हैं, हम सोचते हैं कि हमारे पास अफलातून आ रहे हैं, वो हमें सारे जवाब देंगे। तो वहां से मुझे एक अप्रोच आई कि यार हम कुछ इस तरीके से कुछ करिकुलम डिवाइस करें कि जो सवालात हम इन बच्चों से पूछ रहे हैं वो हमें पता हो कि उनको उनके जवाब आते हों। हम उनसे सवालात अपनी इंडस्ट्री के हवाले से कर रहे होते हैं, जो हमारी जॉब की नेचर हो रही होती है, जो हमारी अपनी जो थोड़ी बहुत इल्मियत है, हम उन पे वो झाड़ रहे होते हैं। तो अगर हम उन पॉइंट्स को बेस बना लें जो सवालात हम उनसे कर रहे होते हैं कि यार ये वो चीज़ है जिसकी एक इन डेप्थ नॉलेज हम ड्यूरिंग देयर स्टूडेंट लाइफ उनको ट्रांसफर कर सकें, और हम एक ऐसा सिस्टम बना सकें इंडस्ट्री और एकेडमी के दरमियान में कि यार कल को बच्चे हमारे, देखिए तो बेसिक नॉलेज है ना, आपकी जो रिसर्च है वो बेस करेगी इस चीज के ऊपर। खाला ये साहब, तो एक सेकंड, जो आप कह रहे हैं ये बड़ी जबरदस्त बात है। ये मैं इसलिए कहते हैं कि हम बोर्ड ऑफ स्टडीज में हम इंडस्ट्री प्रोफेशनल को जब लाएंगे ना, तो चीज एग्जैक्टली आप कह रहे हैं। मैंने एग्जैक्टली जब मैं किसी बोर्ड ऑफ स्टडी में गया तो मैंने वही चीजें वहाँ लोगों को इंट्रोड्यूस करें जो आप कह रहे हैं। जैसे असगर साहब ने भी काम किया हुआ है, तो जो आप बात कर रहे हैं ये तभी मुमकिन है कि हम उनके सिलेबस कमेटी के मेंबर हों। तो हम ये कोशिश कर रहे हैं कि जितनी बोर्ड ऑफ स्टडीज है, कराची यूनिवर्सिटी है, सिंध यूनिवर्सिटी है, बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी है, पेशावर यूनिवर्सिटी है, और भी जितनी आर्ट साइंसेज की है, यूईटीज हैं, उनमें इंडस्ट्रीज के ऐसे लोग लेके जाएं जो नॉलेज रखते हो, जो कंट्रीब्यूट कर सो। ये उसका बेस्ट हाल ये है, वो हम इस पे हम काम कर रहे हैं इंशाल्लाह। और ये दिस इज वेरी जो आपने ये पॉइंट रेज किया, ये बहुत वैलिड है। इंशाल्लाह वी विल डूइंग इट, और ये आसानी से हो सकता है जो आप ये बहुत प्रैक्टिकली आपने। इसमें एक एहतियात की जरूरत है असल में। जो मैं पॉइंट हाईलाइट करना चाहता हूँ ना, मैंने बहुत जगह पे देखा, मतलब मुझे इख्तिलाफ भी होता है, हम लोगों पे अपनी इल्मियत झाड़ रहे होते हैं। चले वो पर्सनल बात हो, ठीक है, उसको हम हाँ, पर्सनल तौर पे ले लेते हैं, लेकिन हाँ, इट कैन नॉट बी ए पार्ट ऑफ एनी सिक्किंग। ये हम सबको समझने की जरूरत है कि हम इस पाकिस्तान में रह रहे हैं। जो मेरा पॉइंट था सर, आप पूरी तरह समझ गए, आप उससे इत्तेफाक करते हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you very much for your compliments. Allah आपको खुश रखे। Inshallah we will be working together. Next, please. Yes, so I would just give the closing remarks. This is practically our first meeting with the industry. Earlier, initially, this was a thought process. So this is work in progress. आप सबको we welcome and we will greatly appreciate कि आप जो SPS की वेबसाइट है जहाँ पे आपने रजिस्टर किया है, वहाँ पे 2 बटन हैं। अगर आप इंडस्ट्री से हैं तो you can submit any idea, or that ideas could be for research or could be how we can make this thing better and workable. और इसी तरह एकेडमिया से जो लोग हैं, स्टूडेंट्स या फैकल्टी में जो लोग हैं, वो अगर कोई अपनी सोच या कुछ चीज़ें शेयर करना चाहें तो we will keep moving forward inshallah, or we'll make sure that we
achieve our objectives with all your help and input. Thank you very much. And एक दफा फिर डॉक्टर जदून साहब का शुक्रिया और बाकी सब लोगों का भी शुक्रिया for participating. Would you like to give an opportunity to people who do not have a question, but they may want to introduce themselves? Yes, sure. Anybody who wants to say, because in the future we might actually make this forum, instead of having an invited speaker, we might have like 10, 20 friends sitting together and hashing out the ideas and thinking about innovation and how we can all help together and move forward. So what I'll do is I'll take names of the participants, and you're very welcome to share about yourself, introduce yourself, and if not, that's also okay. So the first person that I see in my list here is Abdullah Nawaz Abbasi sir. Sir, would you like to share with the rest of the audience? Next we have Ahsan Jadoon. Ji Ahsan, go ahead. I'm Ahsan from Pakistan. I'm working as an account manager for Landmark Software Services from last 4 years. Basically, I'm also leading a Rashid Grant program for Pakistan from Halliburton. Or within these 4 years, we have provided multiple universities with millions of grants for the software. But unfortunately, Pele already. And we can come back to Ahsan sir. Next we have Arshad sir. सर मेरा नाम असल में खान अरशद है और मैं जी हाँ मैं ENI पाकिस्तान में एज एक्सप्लोरेशन प्रोजेक्ट मैनेजर काम करता हूँ और जामिया कराची और यूनिवर्सिटी ऑफ एबरडीन से मैंने मास्टर्स किए हुए हैं जियोलॉजी में। जी परवेज साहब। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं परवेज भट्ट हूँ। मैं 34 years I was with Schlumberger as a domain champion, petrophysics domain champion। आजकल मैं श्लम्बर्जर नेक्स्ट के साथ जो ट्रेनिंग इन एक्सीलेंट इन ट्रेनिंग जो है उसके साथ हूँ इंस्ट्रक्टर। तो पाकिस्तान में यूनिवर्सिटीज़ के साथ है मेरा कांटेक्ट, तो बैरिया यूनिवर्सिटीज़ में मैं लेक्चर देते रहता हूँ। कायद आज़म यूनिवर्सिटी के साथ भी कांटेक्ट है। इनफैक्ट मैंने मास्टर्स कायद आज़म यूनिवर्सिटी से किया जियोफिज़िक्स में। तो एक्सीलेंट टॉक फ्रॉम डॉक्टर साहब, और इंशाल्लाह हम कोऑर्डिनेट करते रहेंगे। जो ट्रेनिंग का इतना जो है वो इशू नहीं है, जो असल जो यूनिवर्सिटीज़ के साथ मैंने देखा है इस स्टेज पे आके बच्चों को अपनी जॉब की बड़ी फिक्र होती है कि जॉब मुझे मिलेगी नहीं, लर्निंग और जो है बाकी चीज़ें सेकेंडरी हो जाती हैं। तो इस चीज़ को किसी तरह से हमने जो है ना सिक्योर करना है कि until they graduate they focus on learning और focus on training। तो जब ब्रिज आएगा तो क्रॉस कर लेंगे, देखेंगे। लेकिन जो फोकस उनका जो है वो जो ना रीफोकस जो है इंडस्ट्री की एंगेजमेंट इसीलिए होनी चाहिए कि बच्चों का रीफोकस हो कि जो उनका सब्जेक्ट है उसके ऊपर एक्सीलेंस जो है ना वो अटेन करें। बाकी जब मैं बैरिया यूनिवर्सिटी में भी जाता हूं तो मैं उनसे यही कहता हूं कि पाकिस्तान में सिर्फ फोकस ना करें। ऑयल एंड गैस इज अ वर्ल्ड वर्ल्ड अपॉर्चुनिटी। यू गो आउट और अपना एक्सपोजर करें। एक्सपोजर इज द की थिंग। जो ऑयल मेजर जैसे एक्सन मोबिल है, शेवरन है, सऊदी अरामको है, यू नेम इट, पाकिस्तान में भी फोकस करें लेकिन बाहर भी, क्योंकि बार बार उनको यही चीज़ कही जाती है कि जी पाकिस्तान में स्कोप बहुत थोड़ा है, ओनली लेस देन 10% विल गेट द जॉब। तो ये उनको एक सेटिस्फेक्शन हो कि नहीं, अगर हम अपने सब्जेक्ट में एक्सीलेंट होते हैं तो हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा है। जी ठीक है प्रोफेसर, बहुत शुक्रिया। And last, Samina Jahandad. Assalamu alaikum. I'm Dr. Samina Jahandad, and my field of specialization is basically petroleum geochemistry or organic geochemistry. जो इसमें मेरी लर्निंग है that is from Oklahoma University, and thanks to Dr. Jadoon because I'm working in his team, और हमने बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन डेवलप किया है एकेडमिया के साथ, जिसमें हम स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं
अभी रिसेंटली हमारे पास जाम शोरो से एक बैच था, उन्होंने कंप्लीट किया है, एंड देन वी हैव 2 बैचेस, one from Haripur and other from probably it's UT Lahore. So HTIP contribute कर रहा है स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकल ट्रेनिंग और एप्लीकेशन साइड पे उनको मोटिवेट कर रहा है. आई वुड से स्टूडेंट्स को इंडस्ट्री से कोई इतना सपोर्ट नहीं मिलता है, इतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं होती, तो दे जस्ट हैव टू गो फॉर लाइक HEC, RPCSIR फॉर द फंडिंग. अगर इंडस्ट्री अपने प्रॉब्लम शेयर करे किसी भी फोरम पे, तो हम सब लोग मिलके उनको हेल्प आउट कर सकते हैं और उसमें एकेडमिया की बेटर इन्वॉल्वमेंट होगी. थैंक यू. तो अभी कुछ पॉइंट्स मेंशन किए, आई क्विकली रैप अप के इंडस्ट्री एकेडमिया को जो डॉक्टर जुदून साहब ने राइटली हाईलाइट किया. तो डॉक्टर कमर इज लीडिंग दिस इनिशिएटिव. अगर आप में से कोई, जिस तरह मैडम समीना भी मेंशन कर रही थी, इफ यू आर फ्रॉम इंडस्ट्री एंड यू वांट टू प्रपोज सम प्रॉब्लम या आइडिया, तो ये जो आप स्क्रीन पे वेबसाइट देख रहे हैं, इसके ऊपर जाके यू कैन ऑलवेज लेवरेज दीज अपॉर्चुनिटीज. अगर आप एकेडमिया से हैं, आपके जहन में कोई आइडिया है जिसमें आप इंडस्ट्री को एंगेज करना चाह रहे हैं, और यू आर फ्रॉम इंडस्ट्री और आप एकेडमिया को एंगेज करना चाह रहे हैं, तो ये कुछ हमने इस पे अपॉर्चुनिटीज डाली हैं, आप इनको अवेल कर सकते हैं. और इसमें डॉक्टर कमर विल बी वर्किंग विद यू, वी विल बी वर्किंग विद यू टू हेल्प कोलैबोरेट विद ईच अदर, एंड यू आर वेरी वेलकम टू. अगर आपको कोई सवाल हो तो यू कैन ऑलवेज रीच आउट टू अस फॉर डॉक्टर कमर सर. This session is going to be occurring each month on the 3rd Thursday of every calendar month. Those of you who have sent or registered their email addresses, आपको इसकी invites recurring आती रहेंगी. So thank you again. Thank you Dr. Sharif for your time. ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपका. थैंक यू वेरी मच जी. अब इंशाल्लाह मेंड करते हैं, और ऑल दी पार्टिसिपेट हु जस्ट इवन अटेंडेड इट, हमारे लिए भी ये खुशी है कि आप सारे लोग आए हैं, सुना है, और इंशाल्लाह वी विल कीप इन कांटेक्ट विद पीपल लाइक असर साहब जैसे इन्होंने कहा है, और दूसरे कोलीग भी हैं, खान अरशद साहब हैं, समीना है, और जितने भी कोलीग हैं. अगर किसी के पास भी सारी कोई आइडिया है, और HDIP, क्योंकि मैं HDIP में सुबह हूँ, anybody who has any idea regarding core analysis, जो रिसर्च प्रपोजल किसी तरह की भी पेट्रोलियम इंडस्ट्री के लिए है, प्लीज send us mail, come to us. We are here to help you, to guide you. जो भी हो सके, any proposal regarding petroleum exploration, petroleum engineering, production engineering, mechanical, किसी तरह की भी कोई भी चीज आपके पास अगर न्यू इनोवेटिव आइडिया है और आप उसको इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, तो हम इंशाल्लाह आपकी मदद कर सकते हैं, गाइड कर सकते हैं. जैसे बाहर लोग बैठे हुए हैं, हम उनको अप्रोच करके इक्विपमेंट के लिहाज से, आपको ट्रेनिंग के लिए, मतलब whatever we can do, we will do for you. Please just think positively, openly and creatively. So inshallah we will be able to make your dream true, inshallah. Okay ji, बहुत शुक्रिया everybody. Thank you very much ji. Now we are ending this session. Inshallah sometime later we will see you again. बहुत शुक्रिया. खुदा हाफिज. Thank you very much, Dr. Judum, and thank you everyone. Assalamu alaikum. Thank you. बहुत शुक्रिया.